हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छा टॉपिक के साथ और एक नए चैप्टर के साथ हम आप लोगों के समक्ष उपलब्ध हुए हैं और उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। उसके बारे में अच्छी तरीके से हम लोग परिकलन करेंगे उस चैप्टर का और उसको विधिवत हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज बहुत ही सुंदर टॉपिक है और उसको हम लोग देखते हैं। जैसे दिया हुआ है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। देखिए, ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, 9th में हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम लोग बहुत विधिवत इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मात्रा में लाइक और शेयर करना न भूलें। चलिए, बिना समय नष्ट किए हुए हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। हम लोग का टॉपिक आज बहुत ही सुंदर है, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। इसको हम लोग विधिवत जानकारी लेते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी जानकारी जो मेरे द्वारा दी जाएगी आप लोगों को मिलेगा। और तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म है, इसके बारे में हमको जानना है। तो कैसे हम लोग जानेंगे इसके बारे में देखते हैं। पहले तो ये जो दो दिया हुआ है ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण है, क्लियर, जिसमें चरों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो। अब एक चीज यह देखेंगे कि यदि वह चर है तो उसमें हो सकता है कि दोनों विधि आ जाए, चर और अचर दोनों आ जाए। तो हम क्या करेंगे, तो पहले इस दो, ये तो क्लियर हो गया कि दो। अब इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं कि पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है चर और एक होता है अचर, क्लियर। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग केवल दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म के बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। बाकी जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, जो चैप्टर में दिया उसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में देखते रहेंगे। बट आज टुडे हम लोग क्या करेंगे, इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को पूरा यानी कि उसके जनरल चीज को हम लोग कवर करेंगे। तो चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, हम लोग को तो 9th और 10th से पता है, 9th में भी पता है कि जो चर होते हैं A to Z होते हैं। क्या होते हैं, A to Z। और अचर क्या होते हैं, ये 1 to इनफाइनाइट, क्लियर, ये इनकी वैल्यू होती है। बट कैसे पहचानते हैं, तो जो चर राशि होती है उसका मान क्या होता है, समय अनुसार या प्रश्नानुसार या जिस जगह पे उसकी मान क्या होती है, बदलती रहती है। यानी कि सीधी सी भाषा में मान बदलता है, क्लियर। इसका मान क्या होता है, बदलता है। लेकिन अचर का मान नहीं बदलता, नहीं बदलता है, क्लियर। लेकिन अचर जो वैल्यू होती है उसका मान कभी नहीं बदलता, लेकिन जो चर वैल्यू होती है उसका मान क्या होता है, तो बदलता रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। अब रैखिक, रैखिक किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। रैखिक तो बहुत ही आसान है। रैखिक का मतलब यह होता है कि अधिकतम घात, क्या होता है, अधिकतम घात एक हो, वो भी किसके, तो चरों का अधिकतम घात एक होना चाहिए, वह रैखिक कहलाएगा।
अब समीकरण, तो इन सब क्वेश्चनों में बहुत सारी चीजें हैं। तो समीकरण, समीकरण किसे कहेंगे? तो देखिए समीकरण को मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं। सबसे आसान, एक पहले हम लोग बहुपद देखते हैं, क्योंकि बहुपद और समीकरण में ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ ही का बस फर्क है। मैं ये भी दिखा दे रहा हूं। बहुपद का मतलब दे देगा 4x + 5, ये हमारा बहुपद है। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ये भी हमारा क्या है? बहुपद है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगर समीकरण को क्या कहते हैं, तो यानी कि 4x + 5 = 0, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 = 0। यानी कि बहुपद समीकरण में क्या फर्क हो गया? यदि किसी भी समीकरण के इक्वल टू में कुछ ना दे, यानी कि ये 4x + 5 बराबर कुछ नहीं दिया, तो इसको बोल सकते हैं बहुपद है। इसी के अगर बराबर में 0 दे दे, 2 दे दे, 7 दे दे, जो भी दे, तो उसकी बराबर जो वैल्यू होगी, अगर बराबर के बाद जो कुछ दिया होगा, तो वह समीकरण कहलाता है। अब बहुपद कब कहलाता है? जब यह जो वैल्यू दी गई है बराबर में कुछ न दिया हो, तो वह बहुपद कहलाता है। अब आगे, अब होता है युग्म। यानी कि युग्म क्या कहलाता है? तो युग्म का मतलब यह होता है, ध्यान समझिएगा, जोड़ा। क्या? जोड़ा। यानी कि दो समीकरण बनाए गए हों। क्लियर? यानी कि दो समीकरण बनाए गए हों और उन दोनों से हमको हल करना हो, तो वह दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की मान हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, जब इतना हमको पता चल जाएगा तो अब आसान हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब देखिए, अब हमको मान बदलते जाना है। चलिए हम भी देखते हैं। अब दो चर दिया है, तो चर का मतलब ऐसा समीकरण जिसमें x के साथ y हो, a के साथ b हो, m के साथ n हो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि a के साथ b ही हो, a के साथ a हो, d हो, a के साथ x हो, कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई भी दो चर राशि होनी चाहिए। अगर दो चर राशि एक समीकरण में प्रयोग किया गया है, तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहेंगे। और रैखिक समीकरण कब कहलाएगा? जब उस चरों का अधिकतम घात 1 हो। क्लियर? यानी कि समीकरण, रैखिक समीकरण कब कहलाता है? जब उस समीकरण का घात 1 होना चाहिए, अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तो वह रैखिक समीकरण कहलाता है। और यदि समीकरणों का मान यानी कि घातांकीय मान अगर बढ़ा दिया जाए, तब वो या तो द्विघात कहलाएगा, त्रिघात कहलाएगा, चार घात चलाएगा, लेकिन रैखिक समीकरण कभी नहीं कहलाएगा। रैखिक समीकरण का मतलब जिसका घात अधिकतम 1 होना चाहिए। तो हमने क्या देखा? दो, और चरों का मतलब जिसमें दो चर प्रयोग किए गए हों, एक्स वाई के साथ कुछ भी हो, ए बी के साथ हो, एम एन के साथ हो, ए डी के साथ हो, एक्स के साथ हो, बी सी के साथ, कोई भी हो। रैखिक का मतलब हम लोग समझ गए। अब समीकरण का मतलब भी हम लोग समझ गए कि ऐसा मान जो अगर बराबर के इक्वल टू में कुछ दे दिया, यानी कि 4x + 5 बराबर कुछ, तो वो समीकरण हो जाएगा। और 4x + 5 अगर केवल देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद बोलेंगे। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं। अब इस अध्याय में मानों को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो चार सूत्र का यानी कि चार नियम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? वह चार नियम क्या है, तो इसको समझना है। तो चार नियम उसके कौन कौन है, तो देखिए, पहला हो जाएगा ग्राफीय विधि। क्या कहलाएगा? ग्राफीय विधि। क्लियर? जो दूसरा होता है वह होता है प्रतिस्थापन विधि। क्या कहलाएगा? प्रतिस्थापन विधि। क्लियर? तीसरा क्या होता है, तो वह होता है विलोपन, विलोपन विधि। क्लियर? और जो चौथा होता है उसको हम लोग बोलते हैं वज्र गुणन विधि।
अब आई बात समझ में। इन 4 विधियों के सहारे हमको इस अध्याय में यानी कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण में इनके मानों को निकालना है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं इसमें कैसे हम लोग हल करते हैं अंत में, यानी कि अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, 2 चरों का मान कैसे निकाला है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो यदि हमने माना x प्लस वाई बराबर हमने 12 माना, क्या इस समीकरण का कोई हल होगा? क्या इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा? तो ऐसे समीकरणों को हल करने के बाद हमको पता चलेगा किसके अनेक हल होंगे। अब अनेक हल क्या होंगे ये भी मैं बता देता हूं। जैसे अगर 1 प्लस 11 बराबर भी हम 12 मान लेंगे, ये भी क्लियर हो गई बात। 2 प्लस 10 भी हमारा हो जाएगा 12, 8 प्लस 4 भी हो जाएगा 12, 6 प्लस 6 भी हो जाएगा 12। यानी कि इस तरीके से असंख्य इसके हल होंगे, यानी कि जिसकी गणना हम नहीं कर सकते। तो ऐसे समीकरण यानी कि हम यह कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो हमको दिखा रही है वह क्या दिखाएगा, पहले वाले में 1 और इसी में y की वैल्यू क्या दिखाएगा, तो 11। अब कोई ना कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए। इस तरीके से हम समीकरणों को हल करेंगे। तो इस समीकरण को हल करने के बाद हमको यह पता चला कि जो रैखिक समीकरण होते हैं वो भी 2 चर वाले, तो उनके हम असंख्य हल निकाल सकते हैं। क्लियर। अब चलिए, यदि असंख्य हल हो सकता है तो इनके रूपों को कैसे लिखते हैं, इनके 2 समीकरण के युग्मों को कैसे लिखा जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। यानी कि कैसे लिखा जाता, अगर यदि हमने माना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब हमने यह देखा कि यहां पर ये समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। अब हमारे पास 2 समीकरण मिल चुका है। आई बात समझ में। अब यह 2 समीकरण जब मिल चुका है तो अब इससे हम देखेंगे कि जहां पर a1 है, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है और जो c2 है, इन सभी का मान क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी। क्या होगा, एक वास्तविक संख्या होगी। आई बात समझ में। यह जो भी होगा एक वास्तविक संख्या होना चाहिए। आगे बात समझ में। अब a1 a2 b1 b2 c1 c2 की जगह पर कोई भी अगर वास्तविक संख्या हम रख देते हैं तो यह एक 2 समीकरण का रूप हमको मिल जाएगा। एक समीकरण नंबर 1 का रूप मिलेगा, एक समीकरण नंबर 2 का रूप मिलेगा। अब ऐसे 2 समीकरणों को जब हल करते हैं तो जो पहला समीकरण होता है उसी से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकलती है, और जो दूसरा समीकरण बनता है उसी से a1 b1 और a2 b2 और c2 का मान निकलता है। क्लियर। अब इतना सब जान लेने के बाद अब ये तो हल हम निकालते जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि ग्राफीय विधि का क्या मतलब है। अब ग्राफीय विधि का मतलब यह होता है कि उन 2 समीकरणों को ऐसे चित्रण के द्वारा प्रदर्शित करना कि जिससे हमको उस समीकरणों के मान स्पष्ट रूप से भी पता चल जाए और उनका ग्राफ भी हम आसानी से बना सकें। आई बात समझ में, उनका ग्राफ का भी चित्रण हो सके। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो पहले देखते हैं हम लोग ग्राफीय विधि। अब ग्राफीय विधि को हल करने से पहले थोड़ा कुछ हम लोग देखेंगे। पहले ग्राफीय विधि हम लोग 9 में एक बार, ज्यादा नहीं लेकिन कुछ तो डिस्कस किए होंगे। 9 के क्लास में हम लोग ज्यादा डिस्कस है, तो उसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग हल करते हैं। ग्राफीय विधि को हलने के लिए बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का
निर्देशांक, ये हमको ज्ञात होना चाहिए। क्लियर। अब बिंदु का निर्देशांक का मतलब क्या है? यदि कोई ए बिंदु है और इसके निर्देशांक दिए गए हैं x, y। क्लियर। यानी कि ये जो पहला मान होता है या कभी भी जाता है तो किस पर जाता है? x अक्ष पे। और जब ये जाएगा तो कहां जाएगा? y अक्ष पे। क्लियर। पहली किसी भी निर्देशांक का जो पहला मान होता है वह x अक्ष पे जाता है, जो दूसरा मान होता है वह y अक्ष पे जाता है। और पहले को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहले को बोला जाता है भुज। क्लियर। और दूसरी को बोला जाता है कोटि। यानी कि पहले को भुज और दूसरे को कोटि बोला जाता है। यह जानना बहुत ही आवश्यक था। अब देखिए, अगर वह x अक्ष पे जाता है तब x अक्ष पे दो मान होते हैं। कौन कौन? एक धनाधन अक्ष होता है और एक जो होता है वह ऋण अक्ष होता है। क्लियर। जब y अक्ष पे जाते हैं तो इसके भी दो पक्ष होते हैं, इसमें भी एक धन अक्ष होता है और इसमें भी एक क्या होता है? ऋण अक्ष होता है। ऋण अक्ष। क्लियर। तो यह भी y का हो जाएगा और यह भी y का हो जाएगा। और क्या बोलते हैं? यह भी x का हो जाएगा और यह भी x का हो जाएगा। क्लियर। यह भी x का हो जाएगा। तो आसान है। अब हम लोग चलते हैं। अब जब इसको हम लोग ग्राफीय विधि का निर्देशन करेंगे, यानी कि ग्राफीय विधि का निर्देशांक हम लोग दिखाएंगे, तो किस प्रकार दिखाते हैं यह जानना। तो ये 9th में एक बार पढ़ा दिया गया है, बट टुडे हम उसको भी आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग उसको एक बार देख लेते हैं। ज्यादा नहीं देखेंगे लेकिन कुछ हम लोग देख लेते हैं। जैसे यह एक हमारा चतुर्थांश है, ये हम लोग पहले से देख चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो होता है, ये बिंदु जो दोनों अक्षों का कटान बिंदु होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो मूल केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल केंद्र। क्लियर। अब देखिए, यह x अक्ष है, यह x डैश है, ये y है यानी कि y अक्ष का। क्लियर। ये y डैश, इसको हम लोग O से दिखाते हैं। अब देखिए, इस पर जब बिंदुओं का निर्देशन हम लोग करते हैं तो जो इनके बीच की दूरी खींची जाती है, यह प्रयास यह किया जाता है, प्रयास का यह निश्चित है कि इनके बीच की दूरियों का मान इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब तो हमारा जो भी मान हम लोग खींचेंगे वह बराबर आएगा और जो हमारी रेखाएं बनेंगी वह भी बराबर आएंगे। क्योंकि इसमें तीन तरीके की बिंदु हमको, यानी कि तीन तरीके के दोनों रेखाओं के बीच तीन रूल होते हैं, तीन तरीके की रेखाएं खींची जाती हैं। पहला जो होता है, एक प्रतिच्छेद करते हैं, एक होता है कि वह दोनों आपस में समांतर होते हैं और एक होता है कि दोनों आपस में संपाती होते हैं। तो अब आगे क्या करना है इसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जब x अक्ष पे हम लोग दाएं साइड में जाते हैं, देखिए जब बोर्ड पे हम लोग खड़ा करेंगे, यानी कि जिस साइड में हम लोग इस पिक्चर को यानी कि इस ड्रा को खींच रहे हैं, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, जब अपने दाएं हाथ में जाते हैं यानी कि दाएं साइड में यानी कि राइट में, तो जो हमारा मान होता है वह किस में होता है? पॉजिटिव होता है। क्लियर। और उसी x अक्ष पे जब हम लोग किधर जाएंगे, तो जब उसी x अक्ष पे जब हम किधर जाएंगे, बाएं साइड में जाएंगे, तो वहां जो वैल्यू हम लोग निर्देशित करते हैं वह क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्लियर। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार जब y अक्ष पर हम निर्देशन करते हैं तो जब ऊपर जाते हैं तो यह प्लस होता है और जब नीचे आते हैं तो यह माइनस होता है। अब नंबर भी हम दिखाते हैं, 0 से बढ़ेंगे 1 2 3 4 5, फिर 0 से बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 -4, नीचे आते हैं तो वहां भी -1 -2 -3 +1 +2 +3 और +4। ये हो गई हमारे चतुर्थांश। क्लियर। अब देखिए,
जब 9 में हम लोग पढ़े होंगे तो इसमें अक्षों का यानी कि चतुर्थांशों का निर्धारण भी पूछा होगा। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कैसे पहचानते हैं, अब यह देखते हैं कि जो चतुर्थांश, ये पहला है, दूसरा है, और ये तीसरा है, और ये चौथा है। लेकिन जो चतुर्थांश जिस अक्ष से घिरा होता है उसी अक्षों के अनुसार हम लोग उस चतुर्थांश के चिन्हों का निर्धारण करते हैं। क्लियर? अब देखना है, जब पहले चतुर्थांश का हम लोग निर्धारण करेंगे तो क्या करेंगे। पहले तो हमको पता है कि पहला जो मान होगा वह x का होगा, उसके बाद ही हम y लिखेंगे, अब चाहे वह प्लस हो या माइनस हो। जब हम पहले चतुर्थांश के चिन्हों का निर्धारण करेंगे तो क्या करेंगे, पहले x का मान हमारा दिख रहे हैं, यानी कि y का प्लस और x का प्लस इन दोनों से घिरा हुआ है। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, तो ये हो जाता है प्लस कामा प्लस, यानी कि x का भी प्लस और y का भी प्लस। जब इसमें आते हैं तो पहले x यानी कि माइनस, बाद में y है यानी कि तब प्लस। ये होता है y का भी माइनस x का भी, तो पहले माइनस फिर माइनस, फिर x का प्लस और y का माइनस। क्लियर? एक हम लोग ग्राफी विधि का एग्जाम्पल देखते हैं और उस एग्जाम्पल को हम लोग कवर करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हल करना है। छोटा सा एग्जाम्पल रहेगा, चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल हम लोग का रहेगा कि दो रेल की पटरियां हैं। क्या है? दो रेल की पटरियां, समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। अब इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी कि हमको ग्राफी विधि से हल करना है। तो पहले तो हम ग्राफी विधि से इनके निर्देशांकों को कैसे निकाला जाता है यह देख लेते हैं। तो एक पहला जो समीकरण दिया हुआ है x माइनस यानी कि x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 है। और अगला जो दिया हुआ है 2x प्लस 4y और माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसको चाहें तो हम एक मान बदल सकते हैं। प्रत्येक में 2 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ये समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। अब चलिए, अगर समीकरण 1 के निर्देशांकों का मान निकालना हो तो क्या करेंगे। तो पहले हम पहले समीकरण का मान लिखेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इस 2y को इधर भेज देंगे, माइनस 4 को भी इधर भेज देंगे। अब जब दोनों वैल्यूओं को उधर भेजा जाएगा तो अपने चिन्हों के परिवर्तन के साथ जाएंगे, तो यानी कि x इधर रह जाएगा और क्या बचेगा, जब 4 इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, जब यह जाएगा तो यहाँ प्लस है, यहाँ जाएगा तो माइनस 2y। अब इसी से हमको इसके निर्देशांकों को निकालना है। कैसे? ऐसे एक में लिख देते हैं x और एक में लिख देते हैं y, और ऐसे हम चाहें तो इसके बहुत सारे मान निकाल सकते हैं। अब यह देखना है, इस x का पहले मान निकालना है तो इस y की जगह पर कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, यानी कि x बराबर दिया हुआ है 4 माइनस 2y। तो हम क्या करेंगे, इसकी मानों को हमको पहले निकालना पड़ेगा। तो मान कैसे निकालेंगे, तो पहले यह देखते हैं। तो x माइनस 4 बराबर 4 माइनस 2y, यानी कि पहले हम y की जगह पर 1 रखते हैं, तो 4 माइनस 2 और इंटू y की जगह पर 1, यानी कि 4 माइनस 2 एकम 2, यानी कि हो जाएगा कितना, 4 में से 2 जाएगा 2, यानी कि जब हमने y का 1 मान रखा तो x का मान कितना आया,
2। अब आगे चलते हैं। और यदि y का मान अगर 2 रखा जाता, तो चलिए हमने यहां 2 लिखा, तो 2 दूना कितना हो जाता 4। अभी 4 में से 4 जाता तो कितना आता 0। क्लियर। आगे यदि इसके जगह पे 3 रखा जाए, किसके जगह पर, तो y की जगह पर यदि 3 रखा जाए, यहां हो जाएगा 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि -2। आई बात समझ में। तो यहां लिखते हैं हम लोग कितना, y का मान 3 रखा गया, इसका मान आया कितना -2। चलिए 3 मान से ही हम लोग इसके मान को निरूपित करते हैं। तो दूसरे समीकरण का भी हम लोग थोड़ा मान निकाल लेते हैं। ये तो समीकरण 1 का रहा, समीकरण 1 का एक और यहां बनाते हैं हम लोग, और इसको देखते हैं। ये रहा x का, ये रहा y का। समीकरण नंबर 2 हम लोग हल कर लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 क्या कह रहा है, दिया है x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। इसमें भी वही प्रक्रिया अपनानी है। x हमारा इधर रह जाएगा, ये जाएगा तो 6, ये जाएगा तो -2y। फिर हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हम 1 y बराबर 1 रखते हैं, तो 6 - 2 × 1 यानी कि 6 - 2 यानी कि कितना जाएगा 4। तो चलिए यहाँ 4 लिखते हैं। अब क्या करेंगे, यदि x बराबर हमने 2 रखा, क्या रखा, x बराबर हमने 2 रखा, तो 2 दूना 4 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 2 और 2। अब यदि x बराबर हमने 3 रखा, तो मान कितना हो जाएगा, 3 जब रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये आ जाएगा 0। 3 और 0। क्लियर। ये रहा हमारा समीकरण 2 का। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। तो ये विधि हो गई। अब इसी के अनुसार हम प्रश्न को हल कर लेंगे, सेम यही मान आएगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 रेल की पटरियां जिनके समीकरण हमको दिए गए हैं। क्लियर। 2 रेल की पटरियां हैं जिनका समीकरण हमको दिया गया है, उसका समीकरण है x + 2y - 4 बराबर 0, और दूसरा जो दिया हुआ है 2x + 4y - 12 बराबर 0। इसको हमने डिवाइड किया है, तो x + 2y - 6 = 0 आया हुआ है। द्वारा निरूपित की इस स्थिति को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करना है। तो चलिए हम लोग ज्यामितीय रूप से बनाते हैं। यहाँ पर खींचते हैं हम लोग ज्यामितीय रूप। इनका ज्यामितीय रूप क्या कह रहा है, हाँ, मान हम लोग इक्वल चलेंगे। इनके समीकरणों को बनाना है, इन समीकरणों के निर्देशांक को। तो 1 2 3 4 5 6 यह x अक्ष है, ये x डैश है। 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4 ये y डैश है। 1 2 3 4 5 यह y है। चलिए तो यहाँ पे +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, +6 है। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, +1 +2 +3 +4 एंड +5। अब इनको निरूपित करना है। तो क्या करना है बता दे रहे हैं। अब देखिए, पहले समीकरण को हमको बनाना है। इसकी पहले रेखा, पहले पटरी को हमको दिखाना। रेल की पटरियां है दोनों, तो x पर 2 और y पर 1। हमने बताया था कि जो पहला निर्देशांक x होता है, दूसरा y होता है। तो x पे 2 किस साइड में प्लस है, y का भी क्या है प्लस है, यानी कि इसमें आएगा पहले में। तो x पर 2 और y पर 1, x पर 2 और y पर 1, यानी कि इसका निर्देशांक हमारा आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर। अब चलते हैं, x पे 0 y पे 2, यानी कि चला गया यहाँ पर। x पे -2, चलिए x पे -2, y पे 3 कहाँ चला जाता है, तो यहाँ पर। क्लियर। अब इनसे निरूपित एक रेखा हम लोग खींचेंगे। ये बना, तो ये कौन सा समीकरण है, तो ये समीकरण है। x + 2y - 4 = 0। अगला इसका x पे 4 y पर 1, यानी कि ये बिंदु आएगा यहाँ पर। दोनों पे 2 है, x पर भी 2 है, y पर भी 2 है, तो यानी कि ये बिंदु आ गया यहाँ पर। चलिए x पे 0, y पे 3,
यानी कि बिंदु आ गया यहाँ। अब इससे भी एक निर्मित हम रेखा खींचेंगे। क्लियर? तो ये बिंदु यहाँ पर आएगा। तो अब जो ये रेखा खींची गई ये किसकी है? तो इसकी है। 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, क्योंकि रेल की पटरी कभी भी आपस में मिलती नहीं है। ओके, रेल की पटरी क्या होती है? कभी भी आपस में नहीं मिलती है। तो ये हमारा रहा ग्राफीय विधि। क्लियर? अब इसी को अगर हमको एक और समीकरण हम लोग अपने स्वतः लेते हैं और उसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, चलिए उसको देखते हैं। तो कोई हम लोग दो समीकरण लेते हैं और उन दो समीकरणों को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और उनका मान निकालेंगे कि क्या कहना चाहता है और क्या कहना नहीं चाहता है। तो चलिए हम लोग दो समीकरण लेते हैं और उन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। जैसे एक मान दिया है x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि अब हमारा आएगा प्रतिस्थापन। चलिए प्रतिस्थापन, एक समीकरण दिया है x प्लस वाई बराबर 10, यह समीकरण नंबर 1 है, और एक समीकरण दिया है x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, और ये समीकरण नंबर 2 दिया है। इसको कैसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे? तो चलिए हल करते हैं। चलिए इसको प्लस चलिए रहने देते हैं। अब क्या करना है? तो इससे हमको किसी एक का मान निकालना है, या तो x का और नहीं तो y का। तो चलिए हम x का मान निकालते हैं। तो x प्लस वाई बराबर 10, y को इधर भेज देना है, तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस वाई। अब क्या लिखना है कि x का मान समीकरण 2 में क्या करने पर? रखने पर। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, यानी कि x, इसको y यानी कि x के मान हम लोग चलिए रख देते हैं। कितना हो जाएगा? x के जगह पर लिखना है 10 माइनस वाई, और ये ऑलरेडी माइनस है और ये माइनस 4 है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? ये हो जाएगा 10, ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 10 में से 4 घट जाएगा, बचेगा 6 माइनस 2y बराबर 0। 6 को उधर भेज देते हैं, माइनस 2y बराबर हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 6। अब y बराबर हो जाएगा 6/3, यानी कि y बराबर हो जाएगा 2। नहीं 2 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3। क्लियर? अब x का भी मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, यानी कि x प्लस यानी कि 3 बराबर 10। इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3 और x बराबर 7। तो जो इन समीकरणों का जो हल होगा, यानी कि इस समीकरण का जो हल होगा, x बराबर कितना हो जाएगा? 3 और नहीं 7, और y बराबर हो जाएगा 10, यानी कि 3 आया हुआ है। ये रहा हमारा। क्लियर? तो ये प्रतिस्थापन विधि रहा। अब यदि इसी समीकरण को हमको विलोपन विधि से निकालना है, तो हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। जब हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे? इसको हम लोग अब काट देते हैं और यहां लिख देते हैं विलोपन। क्लियर? x प्लस वाई बराबर था 10, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर था 0। ये समीकरण नंबर 1 था। इसको थोड़ा बदल लेते हैं, तो x माइनस वाई 4 को इधर भेज देते हैं, तो 4 हो जाएगा समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में क्या करते हैं? किसी एक वैल्यू को हम बराबर कर, प्रतिस्थापन में क्या किया गया? सारे या तो x को रखो एक साइड में, नहीं तो y को उसका मान दूसरे समीकरण में रख दो। इसमें क्या करते हैं? किसी एक चर को हम बराबर करते हैं। जो चर वाला मान होता है, जब एक बराबर हो जाए तो कट जाता है। अब ध्यान से देखना है,
समीकरण नंबर 1 में y प्लस है, समीकरण नंबर 2 में y माइनस है। तो प्लस माइनस कभी भी कटकर जीरो हो जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, लिख क्या देना है, समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो चलिए x प्लस वाई बराबर हो जाता है 10 और x माइनस वाई बराबर हो जाता है कितना, 4। जोड़ने पर ये कट जाएगा, x और x जुटेगा कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, या x बराबर हो जाएगा 14/2 या x बराबर हो जाएगा 7। अब यदि y का मान निकालना है, क्या करना है, y का मान निकालना, किसी एक समीकरण में रख देंगे। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए हम लोग रखते हैं समीकरण 1 में, कितना हो जाएगा, तो 1 है x की जगह पे 7 प्लस y है, तो y बराबर 10, x इधर भेजते हैं तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 7, यानी कि y बराबर हो जाएगा 3। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने विलोपन विधि भी देख लिया। अब एक विधि और बचता है, वह होता है वज्र गुणन। तो वज्र गुणन में जैसे हम अभी बोले थे कि दोनों समीकरणों को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो उस दोनों समीकरणों को लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें से x1 x2 y1 y2 का मान निकालते हैं, और x1 x2 y1 y2 का जब मान निकल जाता है उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो वज्र गुणन केवल रूल हम दिखा दे रहे हैं, बाकी मान रख कर आप लोग हल कीजिएगा। जैसे उसको हम लोग देख लेते हैं। यानी कि वज्र गुणन विधि। चलिए इसमें 3 वैल्यू x बट्टे में, y बट्टे में और 1 बट्टे में मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मान लिखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे हल करना है। देखिए हल किस विधि, यानी कि जो हमारा वज्र गुणन विधि होता है उसको कैसे हम लोग हल करते हैं, तो इसके क्रम से हम लोग चलते हैं। चलिए x के लिए होता है, यानी कि x बटे में कैसे हल करते हैं, b1 b2 c1 c2 बराबर होता है y, और इसके बटे में होता है c1 c2 a1 a2, और बराबर 1 बटे में होता है a1 a2 b1 और b2। चलिए इसको एक बार और हल कर लेते हैं। तो x बराबर हमको क्या मिलेगा, ऐसे गुणा कराते हैं, तो b1 c2 और माइनस लिखते हैं c1 b2 c1 बराबर लिखेंगे y, इसके बटे में क्या होगा, फिर ऐसे गुणा, तो यानी कि c1 a2 फिर ऐसे गुणा माइनस c2 a1, फिर 1 बटे में a1 b2 माइनस ऐसे हो गया। अब ऐसे a2 b1, ये रहा हमारा वज्र गुणन का यह नियम है, और उससे हम लोग मान निकालेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 का, और उसके बाद से इसके मान को इसमें रख देंगे और हल कर लेंगे। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग क्या मिलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग ये इनके चैप्टर को देखेंगे। हम लोगों ने बहुत अच्छा एनालिसिस कर लिया, और 2 चर वाले रैखिक समीकरणों का बहुत ही सिंपल परिचय हम लोगों ने देखा। और अगले वीडियो में तो फिर हम लोग मिलते हैं और अगले चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बहुत अच्छे तरीके से कवर किया जाएगा। और अंत में जाते जाते एक बार पुनः मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ फिर तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे वीडियो को देखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स और जय हिंद।